प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट में आज हम लोग बात करेंगे प्रांतीय राज्य एवं उनका उदय। तो जो प्रांतीय राज्यों का उदय है, ये उसी समय है जब दिल्ली सल्तनत के समय में जो विस्तार हुआ था जिन क्षेत्रों का, उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तो उस समय तमाम क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो उसी के बाद कौन कौन से वे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य थे और उनमें कौन कौन से राजवंश थे जो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद यहाँ पर स्थापित हुए, उन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इनमें पहला जो फैक्ट है हमारे पास, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, और मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां भी था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक दूसरा नाम भी था जौना खां। तो इसी नाम के आधार पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं या जौनपुर कभी गए हैं। तो वे बताएं, क्या उन्हें मालूम था कि जौनपुर का नाम कैसे पड़ा? ठीक है, जौनपुर नगर में शर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर जो है, इसने जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की, शर्की वंश की स्थापना की। जौनपुर शैली का जन्मदाता किस शर्की शासक को माना जाता है? इब्राहिम शाह शर्की जो है, ये जौनपुर शैली का जन्मदाता था। जब मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसे कार्य थे जिनकी वजह से सल्तनत के आसपास का जो इलाका था वहां पर कुछ, जैसे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया, तो दौलताबाद में जब उसने राजधानी परिवर्तित किया, यह सफल नहीं हो पाया, वापस फिर वो दिल्ली गया। इन सब चीजों में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था उनकी वजह से फिर दक्षिण में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और उसके बाद फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक का एक प्रकार से जो कार्य क्षेत्र था, जो विस्तारित था, उसी के तहत विजयनगर साम्राज्य की, तो दक्षिण में बहमनी और विजयनगर ये प्रांतीय राज्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में आपके ये जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या असम हो गया, यहाँ पर स्थानीय शासकों ने अपनी स्वायत्तता घोषित की और स्वतंत्र राज्य की यहाँ पर स्थापना की। तो जौनपुर शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह शर्की को माना जाता है। शर्की वंश के किस शासक के शासनकाल में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था? तो वो हुसैन शाह शर्की था, जिसके शासनकाल में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? तो कश्मीर में शाहमीर ने स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर के किस शासक के शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर जो है, ये इसके समय में सिकंदर आलम, इसके समय में तैमूर का भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। कौन कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं? कश्मीर का अकबर का मतलब है अकबर के समान दयालु और विशाल हृदय वाला कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल आबदीन था। कश्मीर के किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया? जैसे अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया और बहुत सारे सुधार किए, वैसे ही ये जैनुल आबदीन ने भी कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो इन बहुत सारे ऐसे उसने कार्य किए जो अकबर से इसकी समानता रखते हैं। बंगाल पर तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल के किस शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? अलाउद्दीन अली शाह ने, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उसी समय बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित
कर दिया था। बंगाल के किस शासक ने खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की? तो वह भी अलाउद्दीन हुसैन शाह ही था। बंगाल के किस शासक के काल में पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंगाल में प्रवेश किया था? महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो वो बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जिसके समय में पहली बार पुर्तगालियों ने बंगाल में प्रवेश किया था। स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना किसने की? तो हुसैन खां गौरी ने स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। मालवा में किस शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो महमूद खिलजी ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। मालवा में किस शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की? रिपीट हो गया है, महमूद खिलजी ने यह कार्य किया था। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था उस समय क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रांतीय राज्य थे। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें सल्तनत कालीन और सल्तनत के बाद के समय के भी जो प्रांतीय शासक और राज्य थे उनके बारे में विस्तार से फैक्ट में बताया गया है। मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये गयासुद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मांडू विजय दक्षिणी विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था कि मांडू के किले की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, इसके बाद दक्षिण की विजय करना आसान हो जाएगा। गुजरात के किस शासक ने अहमदनगर की स्थापना की थी? अहमद शाह ने गुजरात के शासक ने अहमद शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस महान संगीतज्ञ को संरक्षण दिया था? तो वो था मंझू कलावंत, जिसको गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जो अपने यहाँ संरक्षण दिया, और यह एक संगीतज्ञ था। मेवाड़ के किस शासक ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ अपने विजय अभियान के तहत कराया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ पर जो प्रशंसा लिखी गई है वह आत्र कवि ने लिखा है। प्रशस्ति का मतलब होता था अपने राजा या शासक के संबंध में उसकी जो विजय गाथा है उसके संदर्भ में लिखना। मारवाड़ के किस शासक ने बीकानेर की स्थापना की थी? तो राव बीकानेर की स्थापना की थी। आम्बेर के किस वंश ने स्वयं को भगवान राम का वंशज घोषित किया था? तो कछवाहा राजवंश जो है आमेर का, इसने स्वयं को भगवान राम का वंशज घोषित किया था। सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने ये इसका निर्माण कराया। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वारा समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम हेलेविड है और ये बेलूर में है। ठीक है। होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र या द्वारा समुद्रम थी। दक्षिण भारत के पोलिगर कौन थे? दक्षिण भारत के पोलिगर क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रण करता थे। ललित बरफुकन नामक योद्धा का संबंध किस राज्य से था जिसने मुगल सेना का प्रतिरोध किया था? तो ये अहोम राजवंश से संबंधित थे। और अहोम क्या है ये आगे प्रश्न आएगा। वर्तमान में किस राज्य का नाम, प्राचीन नाम अहोम था। गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला राज्य किन दो नदियों के बीच था? तो वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित था। सेन वंश का संबंध किस प्रांतीय राज्य से है? तो सेन वंश का संबंध कामरूप राज्य से है। सल्तनत काल में कोसी नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करती थी? तो यह दिल्ली सल्तनत एवं बंगाल
के बीच में सीमा निर्धारण करती थी कोसी नदी। बंगाल के शासकों के अधीन बांग्ला साहित्य श्री कृष्ण विजय का संकलन किसने किया था? बांग्ला साहित्य श्री कृष्ण विजय का संकलन किया था मालाधार बसु ने, ठीक है, या मालाधर बसु ने। घटोली का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध राणा सागा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में 1517-18 में लड़ा गया था और इसमें राणा सागा को विजय प्राप्त हुई थी। किस अहोम शासक ने अपना नाम बदलकर स्वर्ण नारायण रख लिया था? तो सोहुगमुंग नामक अहोम शासक ने अपना नाम स्वर्ण नारायण रख लिया था। दक्षिण में उड़ीसा में शासन विस्तार करने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण में उड़ीसा में शासन विस्तार करने का श्रेय गजपति राजवंश को जाता है। अहोम कौन थे? अहोम उत्तरी बर्मा के मंगोली मूल के कबीले के लोग थे। अहोम जो थे, इन्होंने अहोम वंश की स्थापना की। ये उत्तरी बर्मा के मंगोली मूल के कबीले के लोग थे और अहोम को वर्तमान में जाना जाता है असम या असोम के नाम से। रूपा एवं सनातन वैष्णव भाई किसके दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन हुसैन के दरबार में थे और अलाउद्दीन हुसैन ने इनके साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया था। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, इसने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। किसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था? तो वो भी जैनुल आबदीन था जिसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नियंत्रित किया था। किसने कहा था कि कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता जो वहां के सरदारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे? तो ये बात अल-बर्नी कहता है कि कश्मीर में ऐसे हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था जो व्यक्तिगत रूप से वहां के सरदारों से परिचित नहीं थे। ये तो प्रांतीय हमारे जो राज्य हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको बताए गए। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज आपके लिए हम कंटिन्यूअस ये फैक्ट लाते रहेंगे। तो क्विक रिवीजन के लिए इनको आराम से चलते फिरते वॉक करते आप पढ़ते रहिए और पूरा सिलेबस आपका संक्षिप्त में साथ साथ तैयार होता रहेगा। जब मौका मिले तो डेप्थ में पढ़िए और एग्जाम से ठीक पहले इसको क्विक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।